नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायके में बेटी की बेइज्जती। पलक रक्षाबंधन में मायके आई हुई थी। वैसे तो उसका कोई मन नहीं था मायके आने का, लेकिन उसके सास ने जोर डाला कि तेरा पहला रक्षाबंधन है, तू मायके नहीं जा रही है। तो वह अपनी सास को क्या बोलती, इसीलिए चुपचाप मायके आ गई थी। मायके में पलक की भाभी पायल को पलक की माँ माला जी ने बिल्कुल दुल्हन बना रखा था। पलक की भाभी पायल जेवरों से ऊपर से नीचे तक लदी हुई थी और काफ़ी भारी जेवर पहन रखे थे। उसे भी राखी बांधने मायके जाना था। पलक की नज़र भाभी पर पड़ी तो वह हैरान हो गई इतने सारे गहने देखकर। माला जी ने पलक को देखा और टोकते हुए बोला, इस तरह से भाभी को क्यों घूर रही है? क्या अपनी भाभी को नज़र लगाएगी? क्या तुझे जलन हो रही है अपनी भाभी के जेवर देखकर? देख, मैंने बहू को 4-5 तोले सोने से लाद दिया है और तेरी सास ने एक पतली सी डोरी पहनाई है। तेरे पास इतने जेवर नहीं हैं और तू टैक्सी करके आई है, पर तेरी भाभी तो मारुति गाड़ी से जाएगी। तू आ गई है तो इसीलिए भाई रुका हुआ है, नहीं तो वह बहू को लेकर चला जाता। हम अकेले नहीं भेजते बहू को, यह तो सब नसीबों की बात होती है। तेरी भाभी को इस घर में आना था, यह उसका नसीब था और उसे इतने जेवर मिलने थे और मेरी बहू बनना था, यह उसकी तकदीर है। मेरे खानदान के वारिस उसने पैदा किया है तो उसका तो हक बनता है। अब तेरा क्या नसीब है वह तो तू जाने और तेरी सास जाने। पलक को अपनी माँ की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा पलक के कानों में डाल दिया हो। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है, वह भी अपनी सगी बेटी को? लेकिन पलक ने तो बचपन से यह सब कुछ देखा था। उसकी माँ के लिए बेटी के कोई मायने नहीं थे। उसके खानदान में यही सब कुछ चलता था कि बेटे को सर पर चढ़ाकर रखा जाता था। बेटियों को पराया माना जाता था। बेटियां तो बस घर से दान दहेज लेकर दूसरे घर चली जाएंगी, इसीलिए बेटे बहू ही उसके घर में सब कुछ माने जाते थे। पलक की दादी ने भी शुरू से यही किया था। पलक की बुआ का कोई मूल्य नहीं था। पलक के दादा के लिए बस पलक के माता पिता मायने रखते थे और पलक के माता पिता ने भी अपने खानदान की इस परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ाया था। बचपन से ही पलक को माँ बाप से न प्यार मिला, न दुलार, ना ही कोई सुविधा मिली जैसे कि उसके भाई को मिलती थी। पलक के माँ बाप उसे बोझ समझकर पाल पोस रहे थे, यह सोचकर कि इसे तो दूसरे घर भेजना है, इसके ऊपर क्या खर्च करना। पलक की भाभी पायल जब आई थी तो पलक को लगा कि भाभी उसकी सहेली बनकर रहेगी, लेकिन भाभी ने अपने ससुराल का माहौल देखते ही भाप लिया था और उसने भी पलक की तौहीन करनी शुरू कर दी थी। उसे समझ में आ गया था इस घर में पलक की कोई इज्जत नहीं है और उसके सास ससुर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे बहू के बारे में ही सोचेंगे। पलक को मायके में कभी कोई सुख नहीं मिला था और ना ही कोई संपत्ति। बहुत ही कम पैसों में पलक की शादी उसके माँ बाप ने कर दी थी। पलक को एक नज़र में देखते ही पलक की सास ने पसंद कर लिया था। किसी शादी में उन्होंने पलक को देखा था और पलक के लिए रिश्ता भिजवा दिया था। जब पलक के माँ बाप ने देखा कि पलक के लिए खुद लड़के वालों की तरफ से रिश्ता आया है तो उन्हें लगा अब तो उनकी बेटी लड़के वालों को पसंद है, तो हम इसकी शादी में दहेज क्यों दें। और उन्होंने सोचा चलो इसकी खूबसूरती तो किसी काम आई और उन्होंने बहुत ही कम पैसों में अपनी बेटी को ब्याह करके ससुराल भेज दिया। शादी के समय उसकी माँ ने बीमारी का बहाना बना लिया ताकि बेटी की शादी ऐसे ही सिंपल मंदिर में हो जाए और कोई खर्चा भी ना हो, जबकि उन्होंने बेटे की बारात बड़ी धूमधाम से उठाई थी। सब बारातियों को कपड़े बांटे थे और तो और
पलक के ससुराल जाकर उसके भाई ने बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की थी। शादी बहुत साधारण ढंग से हुई थी। लड़के की माँ साधना जी को ज़्यादा दिखावा भी पसंद नहीं था और साधना जी को तो बस पलक चाहिए थी अपनी बहू के रूप में। पलक विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। पलक ने आज तक अपने ससुराल में यह नहीं बताया कि मायके में उसके साथ कैसा व्यवहार होता है और उसकी कोई कद्र नहीं है, चाहे वह मायके जाए या न जाए। जब खुद के माँ बाप ही कोई इज्जत नहीं देते तो भाई और भाभी से क्या उम्मीद करे। यदि वह अपने ससुराल में अपने मायके की बुराइयां करेगी तो ससुराल में भी उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी और फिर उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए वह कभी भी अपने मायके की बुराइयां अपने ससुराल में नहीं करती थी। पलक के ससुराल का माहौल बहुत ही अच्छा था। पलक की भी एक ननंद श्वेता थी जो कि शादीशुदा थी, लेकिन पलक के ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाए। श्वेता का पलक के ससुराल में बहुत मान था और उसे उसके माँ बाप, भाई और अब पलक भी उस पर जान छिड़कते थे और उसके शादी में बहुत कुछ देकर साधना जी ने विदा किया था। और जब कभी भी उसकी नंद श्वेता मायके आती तो उसके सास ससुर उसे विदा करते वक्त बहुत कुछ भर भर कर देते थे। पलक के ससुराल में बेटियों का बहुत मान था जो उसके मायके में बिल्कुल नहीं था। माला जी ने जब राखी के त्यौहार पर आए हुए अपनी बेटी पलक को ताना मारा कि वह अपनी भाभी के सोने के हार को देखकर जल रही है, तो बेटी की आंखों से आंसू छलक आए कि कैसी माँ है उसकी, कितनी बदनसीब है वह माँ बाप और भाई के मामले में। खैर, पलक भैया भाभी के कमरे में गई ताकि राखी बांध ले, तो भाभी भी ताने कसने में बाज नहीं आई। ओ दीदी देखो, अभी नया एसी लगवाया है, बहुत गर्मी पड़ रही है। पलक ने जब भाभी का कमरा देखा तो वह दंग रह गई। बहुत अच्छे से बना था, नए नए मार्बल्स, फर्नीचर जो कि पहले नहीं हुआ करता था। घर में भतीजे के आगमन में उसकी माँ ने भाभी का कमरा फिर से मेकओवर कराया था। देखो दीदी, अभी अभी नया नया कमरा बनवाया है, इस पर अपनी बुरी नज़र मत लगाना। इतना आलीशान कमरा तो आपने देखा भी नहीं होगा। पलक ने अपने भाई के हाथों में राखी बांधी, मुंह मीठा करवाया। फिर उसके बाद उसकी माँ केसर का दूध लेते हुए आई। बहू पायल, या केसर का दूध पी लो, अभी बच्चा छोटा है, तुम बहुत कमज़ोर हो। ओ माँ जी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। ले पलक, थोड़ा सा दूध बच गया है, तू भी पी ले, तुझे भी कहाँ मिलता होगा यह सब। बुआ की गोद में खेलते भतीजे ने अपना हाथ मारा तो पलक के हाथ से ग्लास छूटकर जा गिरा और उसकी भाभी पायल की साड़ी पर गिर गया। दीदी, सत्यानाश हो, क्या कर दिया, मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, मुझे अभी मायके जाना था। बेटी, तुम्हें बोला था ना, अपनी भाभी से दूर रहो, अपनी बुरी नज़र लगा दिया। पलक की आंखों में आंसू आ गए, बड़ी अपमानित सी महसूस हुई। बहू, तेरी अलमारी में और भी नई साड़ियाँ हैं, उसमें से कोई और पहन ले। तभी पलक का फ़ोन बजा। उसकी सास साधना जी का फ़ोन था। उन्होंने बोला, बेटा, अगर तूने राखी अपने भाई को बांध ली हो तो जल्दी से आ जा, तेरी ननद तेरा इंतज़ार कर रही है, यहाँ भी तो राखी बंधवानी है। पलक ने बोला, हाँ मम्मी जी, मैं तुरंत आ रही हूँ, यहाँ पर मैंने राखी बांध ली है, कहकर पलक जाने लगी। पलक अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी, लेकिन पलक के मायके वालों से उसका मान सम्मान नहीं किया गया। जाते वक्त माँ ने बस उसे 500 रुपये के शगुन का लिफाफा पकड़ा दिया और राखी पर भाई हर्ष भी 500 रुपये देने वाला था कि उसकी भाभी पायल ने आँख दिखा दिया तो 500 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिया, वह भी एकदम नोट सिकुड़ा था। माला जी के हिसाब से बेटियां तो बस लेने के लिए ही पैदा होती हैं, पर उसको भर भर कर देकर हमें सड़क पर तो नहीं आना है। पलक ने बोला, माँ, मैं जा रही हूँ, मम्मी जी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। और पलक चली आई।
उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए, इतना घमंड था। आज पलक को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। शादी के पहले जो होता था वह तो उसने बर्दाश्त कर लिया, पर अब वह शादीशुदा थी। उसे यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे लगा था अब उसकी शादी हो गई है तो शायद जब वह मायके जाए तो वहाँ का माहौल अलग हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। रास्ते भर वह अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ रही थी। जब अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें सूजी थी। उसके ससुराल वालों को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। उसके पति और सास ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? पलक ने बोला, नहीं, कुछ नहीं, और वह राखी बंधवाने के लिए अपने पति के साथ बैठ गई। ननंद श्वेता ने पलक और अपने भाई पवन को राखी बांधी। पवन ने तुरंत ही अपनी जेब से 1100 रुपये निकाल कर बहन को दिए, जिसे पलक आश्चर्य से देखती रह गई। उसे तो यकीन नहीं हुआ कि कोई घर की बेटियों के लिए इतना भी कर सकता है। तभी पलक की सास एक जेवर का डिब्बा लेकर आई और पलक के हाथ में देखकर बोली, इसे अपनी ननद को दे दे। पलक ने खोल कर देखा, उसमें एक सोने की चेन थी। पलक ने उसे अपनी ननद को दे दिया। श्वेता बहुत खुश हो गई और बोली, वाह, राखी पर तो मेरी मौज हो गई, बड़ी लॉटरी लगी है आज। सब खिलखिलाकर हंसने लगे। पलक के ससुराल का माहौल पलक के मायके से बिल्कुल अलग था। श्वेता की शादी में साधना जी ने बहुत सा दहेज देकर विदा किया था, काफ़ी कुछ देकर, और आज भी जब वह आती थी तो उसका बहुत सम्मान किया जाता था। टोकरे भर भर के फल मेवे दिए जाते थे, और वहीं पलक तो खाली हाथ चली आई थी मायके से। पलक को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता था और लगता था कि चलो कम से कम किसी घर की बेटी तो सुखी है। पर आज पलक के चेहरे पर किसी भी प्रकार की चमक नहीं थी। वह लाख चाह रही थी अपना दुख छुपाना, पर उसके चेहरे पर वह दुख झलक ही रहा था। भाभी, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ, मुझे भी। क्या बहू, तुम मायके से खाकर नहीं आई? नहीं माँ जी, मेरा पेट भरा है। कैसे वह बताती कि मायके में आंसुओं से ही पेट भर गया है। पलक किचन में पुड़िया तल रही थी। तब पलक की सास पीछे से आई और बोली, बेटा बता दे, तेरे दिल में क्या है? पलक ने बोला, नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो साधना जी ने बोला, हाँ, शादी के बाद पहली बार मायके गई थी ना, और तुरंत वापस आना पड़ा, इसीलिए चेहरा उदास हो गया होगा। पलक ने बोला, हाँ, यही बात है। और उसने शुक्र मनाया, चलो उसके मुंह से बात तो नहीं निकली। तभी श्वेता किचन में आ गई और बोली, भाभी, आपको आपके भैया ने क्या दिया, मुझे भी दिखाइए ना। आपकी तो शादी के बाद की पहली राखी थी, आपको तो बहुत कुछ मिला होगा, मुझे भी देखना है, जल्दी दिखाइए। साधना जी ने बोला, जा बहू, उसे दिखा दे, तुझे क्या मिला है। यह तो नहीं मानने वाली। पलक की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पीछे पीछे उसकी सास और ननद भी आई, यह देखने के लिए कि राखी पर पलक को क्या मिला है। पलक का पति पहले से ही कमरे में था। श्वेता ने बोला, अरे भाभी, खड़ी क्यों हो, जल्दी दिखाओ ना, मेरे से तो रुका भी नहीं जा रहा है। पलक फिर भी चुपचाप खड़ी थी। तो पलक के पति पवन ने बोला, अरे, जो बोल रही है दिखा दो ना, यहाँ चुपचाप खड़ी क्यों हो, ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी लटका हुआ है। अब पलक से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह जोर जोर से रोने लगी और उसने अपने पर्स से 100 रुपये का नोट निकाल कर दिखा दिया, जो थोड़ा फटा भी था। यही मिला है मुझे मायके से राखी पर। और फिर जोर जोर से रोने लगी। पलक के ससुराल वाले घबरा गए कि पलक इस तरह से रो क्यों रही है। उन्हें लगा कि शायद पलक को 100 रुपये मिलने की वजह से बुरा लगा है। तो साधना जी ने समझाया, अरे बेटा, क्या हुआ, हो सकता है इस वक्त तेरे भाई का आर्थिक हो सकता है इस वक्त तेरे भाई का आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, इसीलिए उसने 100 रुपये दे दिए हों। इसमें रोने वाली क्या बात है, हमने तो ऐसे ही मजाक में देखने की बात कही थी, तूने तो दिल पर ले लिया। कोई बात नहीं, अगली राखी पर देगा तेरा भाई।
भाई तो अपनी बहनों को देते ही रहते हैं। तो पलक ने बोला, नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मायके में और मुझे कभी मेरा मायके से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे मायके वाले आप लोग जैसे नहीं हैं। वह बहुत ही छोटी सोच के लोग हैं। आज तक मेरा भाई कभी मुझे लेने नहीं आया ताकि उन्हें बेटियों को कुछ देना न पड़े। मेरी माँ शादी के समय बीमार होने का नाटक कर रही थी ताकि हमारी शादी सिंपल हो और उनके धन दौलत तिजोरी में ही भरा रहे और उनकी लाडली बहू ले। यह अपने मायके के बारे में कैसी बातें बोल रही हो पलक? पलक ने बोला, मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। पलक ने बचपन से लेकर आज तक की सारी बात अपने ससुराल वालों को बता दी और बोला, मैं इसलिए यह सब बातें नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे लगता था अपने मायके की बुराई करके मैं ससुराल की भी नहीं रहूँगी। मुझे यहाँ से भी प्यार सम्मान मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए आज मैंने सारी सच्चाई बता दी। साथ ही साथ पलक ने यह बात भी बता दी कि उसकी माँ भाभी ने कैसे उसे ताना मारा कि वह अपनी भाभी के जेवर देखकर जल रही है। उसकी भाभी पायल ने कहा, मेरे पास उनके तरह कमरा नहीं है, महंगी महंगी साड़ियों का कलेक्शन नहीं है। तेरी सास ने टैक्सी से भेजा है, एक गाड़ी भी नहीं है। यह सब सुनकर साधना जी के तन बदन में आग लग गई। साधना जी ने बोला, तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह से ताना मारने की? तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया? गाड़ी खराब थी हमारी। पलक ने बोला, मैं क्या बोलती, वह लोग चार बातें और सुना देते। पलक की सास ने बोला, यदि मुझे पता होता कि सर से पांव तक जेवर डालकर ही बहू पर प्यार जताया जाता है तो मैं तुझे तेरी भाभी से दुगने जेवर पहनाए होते, पर मुझे तो लगा आजकल यह सब फैशन में नहीं है, इसीलिए तुझ पर एक सिंपल सी साड़ी चेन इयरिंग्स में जाने दिया। पलक को उम्मीद नहीं थी कि उसके ससुराल वाले इस तरह से उसका साथ देंगे। वो अपनी सास के गले लग कर रोने लगी। ननद श्वेता ने बोला, भाभी आप रोइए मत, आपके मायके वालों को जवाब दिया जाएगा। उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी की शादी भिखमंगों के घर नहीं, राजा महाराजाओं के घर हुई है। आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। अभी उन्हें पता ही कहाँ है कि हमारे घर में क्या है और क्या नहीं। उन्होंने तो बस उतना ही देखा है जितना उन्हें दिखाया गया है। साधना जी ने बोला, हाँ बहू, तेरी ननद सही बोल रही है। भगवान के दया से हमारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हम कभी उसका दिखावा नहीं करते। पलक के ससुर भी तब तक कमरे में आ चुके थे। उन्होंने बोला, हाँ बहू, भगवान की दया से हमारे पास बहुत कुछ है जो कि मैंने खुद कमाया है। इसके साथ ही साथ पुश्तैनी ज़मीन जायदाद गांव में भी मेरे पास बहुत है, लेकिन हमारा मानना है कि दिखावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जब तुम्हारे मायके वाले ही ऐसी नीचता कर सकते हैं, हमारे घर की बहू को ऐसी बात बोल सकते हैं, तो उन्हें तो जवाब देना बनता है। बहुत दिनों से शहर में एक रेस्टोरेंट रिजॉर्ट खोलने का मन बनाया था। पवन बेटा, जी पिताजी बोलिए, एक काम कर, तू शहर के बीचों बीच जो हमारी 4 बीघा ज़मीन पड़ी है वहाँ रिजॉर्ट खोलने का काम जल्दी से जल्दी कर। अपनी एनिवर्सरी से पहले बड़े शहर से किसी फेमस इंटीरियर डिजाइनर को बुला और सब कुछ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। आगे किशोर जी बोले, साधना जी, तुम मेरी बहू के लिए एक से बढ़कर एक गहने खरीदो, वह भी शहर के महंगे शोरूम से। अगर पहले से हैं तो निकालो, ऐसे जेवर होने चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए। साधना जी ने बोला, जी बिल्कुल। और बेटी श्वेता, तुम आज ही शहर चली जाओ भाभी को लेकर और उनके लिए लहंगा, गाउन, महंगी महंगी साड़ियाँ सब खरीद कर लाओ। पवन की शादी तो मंदिर में साधारण ढंग से हुई थी, हमने कोई धूमधाम नहीं किया। तभी पलक ने आश्चर्य से ससुराल वालों से बोला, पर आप लोग क्या करने वाले हैं? तो श्वेता ने बोला, 4 महीने बाद आपकी शादी की पहली सालगिरह है और हम उसे अच्छे से मनाने वाले थे, लेकिन अब आपके मायके का हाल देखकर हम उसे अच्छे से नहीं मनाएंगे, बल्कि उसे शाही अंदाज में मनाएंगे।
ऐसी पार्टी करेंगे कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। दिखाना तो बस आपके मायके वालों को है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। आखिर आपकी माँ भाभी को जवाब जो देना है। हमारी भाभी को रुलाया। शादी के पहले उन्होंने जो किया वह किया। अब उनकी हिम्मत नहीं हमारी भाभी को कुछ बोलने की, कहकर श्वेता ने एक जोरदार ठहाका लगाया और पलक भी हंसने लगी। अच्छा बहू, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं, कहकर पलक के सास ससुर और ननद कमरे से बाहर निकल गए। पवन ने बोला, इतना कुछ तुम्हारे दिल में था और तुमने आज तक मुझे भी नहीं बताया। पलक ने बोला, मुझे डर लगता था कहीं मैं ससुराल में भी अब सबके लिए बोझ न बन जाऊं। मुझे अगर पता होता कि मेरे ससुराल में सब इतने अच्छे हैं तो क्या मैं नहीं बताती। पवन ने बोला, बहुत गलत किया तुम्हारी माँ ने आज तुम्हारे साथ। बहुत गुस्सा आ रहा है यह सुनकर मुझे। हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसा बोलने की। खैर, इसमें मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था तो वहीं पर उन्हें जवाब मिल जाता। लेकिन उन्हें जवाब तो ज़रूर मिलेगा। अगले दिन से साधना जी ने तैयारियां शुरू कर दी उसकी माँ को जवाब देने के लिए। वह पलक को लेकर बहुत बड़े ज्वेलर्स के पास गई और बोला, मुझे आज के लेटेस्ट फैशन के हर टाइप के जेवर चाहिए। इतने जेवर चाहिए कि मेरी बहू के कपड़े कम दिखे और जेवर ज़्यादा दिखे, पर सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और फैंसी होने चाहिए। पलक ने बोला, यह आप क्या कर रही हैं मम्मी जी, इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। तो पलक की सास ने बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी दादी सास ने तुम्हारे लिए काफ़ी पुश्तैनी जेवर छोड़े हैं, पर वह इतने पुराने डिज़ाइन के हैं कि तुम्हें शायद पसंद ना आए और वह काफ़ी भारी भी है। उनसे ही तुम्हारे नए जेवर बनवाऊंगी। चाहती तो मैं अपने पैसों से भी बनवा सकती थी, लेकिन जब इतने पुश्तैनी जेवर पड़े हुए हैं जो कि मुझे पता है तुम नहीं पहनने वाली क्योंकि तुम्हारी फैशन के नहीं हैं, तो उन्हें ही क्यों ना ट्रेंडी बनवा दिया जाए ताकि तुम पहन भी सको। और हम फालतू का पैसा उड़ाने में विश्वास नहीं रखते। यह तो तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए हमें करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जो कुछ भी है हमारे बाद तुम्हारा ही तो है। साधना जी ने कहा, हमने शादी में तुम्हें थोड़े बहुत जेवर चढ़ाए थे, लेकिन वह सब नॉर्मल ही थे, जैसा कि हर कोई चढ़ाता है, क्योंकि हमने पहले भी बताया हमें दिखावा पसंद नहीं। लेकिन यदि पता होता तुम्हारे माँ बाप की सोच ऐसी है तो शादी में ही तुम्हें ऐसे जेवर चढ़ाए होते कि उनकी आंखें चुधिया जाती। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी की सालगिरह में उनकी आंखें तुम्हें देखकर पलक झुकाना ही भूल जाएगी। साधना जी ने ज्वेलर से बोला, पलक के साथ साथ मेरे बेटे पवन के लिए भी 2 तोले की हैवी चैन और एक ब्रेसलेट और 2-3 अंगूठियां बना देना। सालगिरह तो आखिर उसकी भी है। ज्वेलर ने बोला, बिल्कुल, आपको सब कुछ समय पर मिल जाएगा। उधर पवन रिसॉर्ट बनाने में जुट गया। शहर से बेहतरीन कारीगर बुलाए गए। आखिरकार यह उनकी कमाई का जरिया होने वाला था। 4 महीने की कड़े मशक्क़त के बाद आखिरकार रिजॉर्ट बनकर तैयार हो गया और देखते ही देखते एनिवर्सरी वाला दिन भी आ गया। ओपनिंग का कार्यक्रम एनिवर्सरी वाले दिन ही रखा गया। पलक के मायके वाले भी उस पार्टी में आने वाले थे। अब उनको मज़ा चखाने का समय आ गया। काफ़ी बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया था। आने वाले मेहमानों का कहना था, यह तो आपने शादी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। लगता है बहुत अच्छी बहू मिली है आपको, जिसकी खुशी में आपने इतनी बड़ी पार्टी दी। तो साधना जी ने बोला, बिल्कुल, हम नसीब वाले हैं जो हमें पलक जैसी बहू मिली, तो उसका हक बनता है ऐसी पार्टी के लिए। पर आपके बेटे बहू हैं कहाँ? सब्र कीजिए, आते ही होंगे। उधर मारुति सुजुकी गाड़ी से पलक के मायके वाले पहुँचे और इधर फॉर्च्यूनर गाड़ी से पलक अपने पति पवन के साथ रेड लहंगे में उतरी। किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ड्राइवर ने माला जी की गाड़ी को पीछे किया। पलक जैसी गाड़ी से उतरी, फूलों की वर्षा होने लगी।
और डीजे पर गाना बजने लगा। अभी तक माला जी की नज़र अपनी बेटी पर नहीं पड़ी थी, पर गाड़ी पर जरूर पड़ गई। रिजॉर्ट के अंदर घुसते ही उन्हें तो यकीन नहीं हुआ कोई ऐसी पार्टी मैरिज एनिवर्सरी के लिए दे सकता है। इतना पैसा सिर्फ एक एनिवर्सरी के लिए फूंक दिया गया। इतना आलीशान रिजॉर्ट पर माला जी तो अपनी आदत के अनुसार अपनी बहू को जेवरों से लाद कर लाई थी, और उसकी माँ के हिसाब से उसकी बहू से ज़्यादा जेवर तो किसी ने नहीं पहने होंगे, और पलक ने तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी माँ को अभी भी यही लग रहा था कि भले ही इतने बड़े रिजॉर्ट में पार्टी कर दी गई, पर पहनने ओढ़ने में तो मेरी बहू से पीछे ही होगी। इसी ख्याल से उसके मायके वाले अंदर गए और पलक और उसके पति से मिलने स्टेज पर पहुँचे। पलक और अपने दामाद को देखकर माला जी देखती रह गई, और पायल तो मानो सदमे से पागल ही हो गई। पलक और उसके पति ने बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके सास ससुर और ननद ने भी बहुत महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे थे। पलक बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंडी फैशनेबल ज्वेलरी से भरी पड़ी थी। सारे ज्वेलरी एक से बढ़कर एक थे और बिल्कुल लेटेस्ट थे। साथ ही देखकर पता चल रहा था कि काफ़ी महंगे होंगे। पलक की भाभी के जेवर तो पलक के जेवर के 10वां हिस्सा भी नहीं थे। माला जी और भाभी तो पलक को देखते ही रह गए। ऊपर से उनके दामाद ने भी काफ़ी मोटी चैन, अंगूठियाँ और ब्रेसलेट पहन रखी थी, जो पलक का भाई देखता रह गया, क्योंकि उसने जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं पहना था। पलक के मायके वालों को यकीन नहीं हो रहा था पलक की किस्मत पर, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से तो उसकी बहू ही सबसे ज़्यादा किस्मत वाली थी। तभी साधना जी वहाँ आ गई और बोली, समधन जी, क्या हाल चाल है? पलक के ऊपर से बिना नज़र हटाए माला जी और पायल ने साधना जी का अभिवादन किया और बोला, सब ठीक है। साधना जी तो बस इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने बोला, अरे ऐसे क्यों घूर घूर कर देख रही हैं आप? और आपकी बहू मेरी बहू को नज़र लगाएंगी क्या? मेरी बहू के जेवरों को और मेरी बहू को? श्वेता भाभी की नज़र उतार। माला जी और पायल को जोर का झटका लग गया। माला जी ने बोला, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो साधना जी ने बोला, क्यों? आपने भी तो राखी पर ऐसी ही बातें की थी, यह उसी का जवाब है। तो माला जी ने बोला, मैंने जो कुछ कहा था अपनी बेटी से कहा था। तो साधना जी ने जवाब दिया, नहीं, आपने जो कुछ भी कहा था मेरी बहू से कहा था, और मेरी बहू से गलत बोलने वालों को मैं जवाब जरूर देती हूँ। माला जी और पायल के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने जो गिफ्ट लाया था वो पलक को पकड़ा दिया। शायद एक साड़ी का डिब्बा था, जो कि पलक को पता था कि कोई रखी हुई पुरानी साड़ी पैक करके दे दी होगी माँ। लपक कर श्वेता ने ले लिया और गिफ्ट खोल कर बोली, इतनी पुरानी साड़ी हमारे यहाँ बेटियों को नहीं देते आंटी जी। वो चुपी रहीं। पलक के ससुर ने एक ज्वेलरी का डिब्बा पलक को पकड़ाया, उसकी एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर, और उसे खोलने को कहा। पलक ने जब डिब्बा खोला तो उसमें एक डायमंड का सेट था, जिसे देखते ही सबकी आंखें चमक गई। सारे मेहमानों ने बोला, वाह, पलक के तो मज़े हैं। साधना जी और किशोर जी इसे कितना मानते हैं। बहुत ही भाग्यशाली लड़की है, इससे अधिक भाग्यवान लड़की तो होना मुश्किल है, और न जाने क्या क्या। और तभी श्वेता स्टेज पर आ गई और बोली, बिल्कुल, मेरी भाभी तो बहुत भाग्यशाली लड़की है। इतना भाग्यवान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। श्वेता ने जानबूझकर यह बात माला जी और पायल की ओर देखकर बोला, और वह चुपचाप श्वेता को देख रही थी। वह बोल भी क्या सकती थी। उसके बाद साधना जी ने एक डिब्बा श्वेता को भी पकड़ाया और बोला, तेरी शादी हुए तो कई साल हो गए, और तू तो अब अपनी एनिवर्सरी मनाती भी नहीं, लेकिन इस बार तू यहाँ है और अगले महीने तेरी एनिवर्सरी है, तो तेरे लिए भी यह गिफ्ट। और श्वेता ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें भी सेम वही डायमंड का सेट था।
श्वेता ने जब डायमंड का सेट देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे वाह, सेम टू सेम मेरे लिए भी। तो साधना जी ने बोला, बिल्कुल, हम बेटी बहू में फ़र्क नहीं करते। जब बहू को दिया है तो बेटी को भी देंगे। बेटी को माँ बाप देते ही क्या है, यही थोड़े बहुत गिफ्ट। बाकी पुश्तैनी संपत्ति और ज़मीन जायदाद तो बेटे के ही होते हैं, तो बेटी को देने के लिए सोचना क्या। वैसे भी कहावत है, बेटी को जितना दोगे उतनी बरकत होगी। जो लोग बेटियों को देने से भागते हैं और जो ऐसा करते हैं, आज नहीं तो कल इसका फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। आखिर क्यों बेटियों को बोझ समझते हैं? बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहाँ से आएंगी? साधना ने यह बात पलक की माँ की ओर देखकर बोला। श्वेता बोली, मुझे तो गिफ्ट वगैरह से उतना मतलब नहीं, बस मायके में सम्मान मिलना चाहिए और जीवन भर मेरा मायका बना रहना चाहिए। तो पलक ने बोला, बिल्कुल ननद जी, जीवन भर आपका मायका ऐसा ही बना रहेगा और आपके साथ खड़े मिलेंगे हम। जिस तरह से बहू के रूप में मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर ननद और ससुराल मिला, वैसे ही बेटी के रूप में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा मायका मिला, इतने अच्छे माँ बाप भाई मिले। हाँ दीदी, हर बेटी इतनी भाग्यशाली नहीं होती, कहकर पलक ने अपनी ननद को गले से लगा लिया। अपनी माँ की ओर देखते हुए पलक और उसके ससुराल वालों ने पलक के मायके वालों को आज मखमल में लपेट लपेट कर ताना मारा था और उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। इतना अंदाजा तो उन्हें लग ही चुका था कि पलक के पास उनसे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं। साथ ही साथ साधना जी ने यह भी एहसास दिला दिया था कि पलक का भाग्य उनकी बहू के भाग्य से कहीं ज़्यादा अच्छा है। पलक के मायके वालों ने चुपचाप खाना खाया। फिर वहाँ तो चाइनीज़, इटालियन, थाई, साउथ हर तरह की डिशेस लगी थी। साधना जी ने कहा, हर जगह की क्यूजिन ट्राई कीजिएगा माला जी, इतना क्यूजिन एक साथ आपने खाया भी नहीं होगा। माला जी को समझते देर न लगी। वही बातें बोली जा रही थीं जो कभी उन्होंने अपनी बेटी के लिए बोला था। खाना खाकर जब वह घर जाने लगी तो पलक ने कहा, माँ, भाभी, पूरा रिजॉर्ट तो देख लो। इस रिजॉर्ट की मालकिन मैं हूँ। पापा जी ने इसे मेरे और पवन के नाम किया है। पलक रिजॉर्ट नाम है। यह सुनकर तो उनकी नज़रें शर्म से झुक गई। जब उनके जाने का समय आया तो पलक ने अपने पति को बताया था कि उसके भाई भाभी उसे बाहर तक छोड़ने नहीं आए थे, पर पलक अपने मायके वालों को छोड़ने जा रही थी कि उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारों से उसे मना कर दिया। पलक रुक गई क्योंकि ससुराल वालों ने ही समय पर उसका साथ दिया था, उसे इतना इज्जत मान सम्मान दिया था जो आज तक वह अपने मायके में भी नहीं पाई थी। दोस्तों, इस कहानी का मोरल यह है कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा, दोनों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी तो बेटियां बेटों से बढ़कर साथ निभाती हैं। बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। आई होप आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।